हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। देखिए दोस्तों, आप सबके बहुत डाउट होते हैं कि मैम ये क्या टीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है, पीजीटी के लिए, स्टेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। मैं यूनिट लिख देती हूँ तो आपको ये लगता है कि सिर्फ ये यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही महत्वपूर्ण है। मैं बार बार बता चुकी कि 5 यूनिट ऐसी हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पहले की 5 यूनिट तो ये आपकी हर परीक्षा में काम आएगा, चाहे स्टेट हो, चाहे टीजीटी, चाहे पीजीटी, चाहे नेट हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो। ठीक है, समझ गए होंगे। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि निःशुल्क क्लासें हमारी निरंतर जारी रहेंगी। और पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। स्टेट, टीजीटी, पीजीटी के लिए मात्र 999 रुपये हैं। यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये क्या है, 1499 रुपये हैं। तो जो आपकी चारों प्रोसेस पूरी हो जाएंगी, चाहे वो नेट है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव पेपर है, इंटरव्यू है, सब कुछ सिर्फ और 1499 रुपये में। ठीक है, तो प्राप्त कर सकते हो अगर आपको अच्छी लगे तो। ये सारे मैं अपने नोट्सों में से पढ़ा रही हूँ आपको। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। तो देखिए, जो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया तो उसमें अनेक विद्वान ने अपने अपने तरह से शुरुआत की, जिसे जो समझ में आ रहा था वो लिख रहे थे। जैसे आपको जो समझ में आ रहा, आप अपनी तरफ से तैयारी कर रहे हो, उसी प्रकार से हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की प्रमुख पद्धतियाँ प्रचलित रही हैं, वे निम्न हैं। वर्णानुक्रम पद्धति। अब यहाँ ध्यान देंगे, मैं कहती हूँ मेरी क्लास में बिल्कुल नहीं रटना है। मैं आपको 0 से लेकर 100 तक लेकर चलूँगी, यूनिट वाइज पढ़ेंगे बिल्कुल, चाहे व्यू मेरे 10 आए, लेकिन जो तैयारी ईमानदारी से जुड़ा है और ईमानदारी से मैं भी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, वर्णमाला पद्धति भी कहते हैं इसे। इसमें लेखकों, कवियों का परिचयात्मक विवरण नामों के वर्णानुक्रम के अनुसार किया है। अब ध्यान से समझेंगे। अब क्या है, वर्ण का मतलब ये, जैसे कि कबीरदास है। अब कबीरदास का जन्म कब हुआ था? 1398 में हुआ था। अब उसके बाद इन्होंने क्या इसमें कमी रही है वो बता देती हूँ। फिर उसके बाद केशवदास, जैसे वर्ण से, जैसे वर्ण होते हैं ना आपके ए आ ई ई ऐसे, फिर क्या 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 गैड है भाई, ये तो क्या है, ये तो एक शब्दकोश हो गया, डिक्शनरी हो गई जिसे आप बोलते हो, वो हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या फिर केशवदास आएगा। अब केशवदास के और कबीर के में बीच में बहुत सारे लेखक, आलोचक, विद्वान हुए हैं। अब क्या, केशव का 1555 में, 1 मिनट भाई, केशव का जन्म 1555 में हुआ था और कबीर का 1398 में। देखो कितने सन का अंतर हुआ। अब केशव क्या रीतिकाल के कवि थे और कबीर थे भक्ति काल के, तो पूरा ही, तो इसमें ये सबसे बड़ी कमी रही है। अब हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो इसमें वर्णानुक्रम पद्धति के आपके कौन से विद्वान थे? 2 विद्वान थे, ध्यान से देखेंगे, जिसमें थे आपके गासा दत्तासी और इसमें थे शिव सिंह सेंगर। ये 2 विद्वानों ने, 2 जो थे इतिहासकारों ने, ये जिसमें वर्णानुक्रम पद्धति, और ये सबसे दोषपूर्ण पद्धति रही है। ये आपको भी लगता है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, 1-2 बार वीडियो को देख लेना, अच्छी प्रकार से याद हो जाएगा। इसमें देखेंगे इतिहास ग्रंथ इस्तिवार दहला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी, ये इस ग्रंथ का नाम है। इसके कितने 2 भागों में था ये। प्रथम भाग 1839 में और द्वितीय भाग 1847 में। द्वितीय संस्करण के विसंस्करण के में भी इसके 3 भाग हो गए, जिनका प्रकाशन सन 1871 में हुआ। अब आप समझेंगे। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, जो पहली बार आया, अब मैं समझाऊंगी। देखो, 1839 और 47 में 2 भागों में प्रकाशित हुआ, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात ये है कि जो दूसरा संस्करण था, ये 1847 वाला, इसके भी 3 भाग हुए। मतलब ये पहला का तो एक ही भाग था, लेकिन जो 1847 वाला था, इसके 3 भाग और प्रकाशन हुआ, जिनका प्रकाशन हुआ था, जो इसके भाग का प्रकाशन हुआ फिर 1871 में। और ये सन याद लिख कर लेना, जहन में बैठा लेना, अच्छी प्रकार से आता है। ठीक है, अब इसकी भाषा की बड़ी समस्या थी। अब आपको लग रहा होगा कि ये सीधे क्या है, हिंदी में आ गए। बिल्कुल नहीं भाई, पहले क्या है, ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। ठीक है, फ्रेंच भाषा में लिखा गया था और इसके कवि इसमें थे 738 कवि थे। ये एक एक लाइन, एक एक प्रश्न है,
ध्यान से सुन लेना, देख लेना। कमेंट नहीं करते हो, कैसी आपको क्लास कैसी लगी, निरंतर चाहते हो या नहीं चाहते हो। मेरा उत्साह ही आप हो, मेरी प्रेरणा ही आप हो। जैसे आपके कमेंट आते हैं दुगने उत्साह के साथ कार्य करती हूँ, ठीक है। और बेहतर ये हिंदू नहीं भाई, इसको हिंदी कर लेना, क्योंकि जो टाइपिंग करवाए ना बाहर उसने गलतियाँ कर दी। अब इतने ज़्यादा मेरे अकेले से टाइप हमसे होते नहीं हैं, ठीक है, बाहर भी करवाने पड़ते हैं। तो इनमें से आप देखेंगे जिसमें थे आपके कुल थे 738 कवि हैं। 738 में से 72 हिंदी के थे, बाकी सब उर्दू और अन्य भाषाओं के थे, ठीक है। तो याद कर लेना। और इसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। अब मैं एक बार फिर से रिवीजन कर देती हूँ, ध्यान से सुनेंगे। मेरी वीडियो देखने के बाद आपके बिल्कुल सुन लेना बस, फिर दोबारा से एक बार रिवीजन करते आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। इस्तेवार द लिटरेचर ए हिंदुस्तानी, ये हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है। लेखक कौन है? घासीदास तासी हैं। वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखा गया था, जिसके 2 विद्वान थे, शिव सिंह सेगर, घासीदास तासी। कौन सी भाषा में लिखा गया? फ्रेंच भाषा में लिखा गया। कुल कितने कवि थे? 738 कवि थे। हिंदी के कितने थे? 72 थे। बाकी उर्दू और अन्य भाषाओं के थे। 2 भागों में प्रकाशित हुआ है, 1839 और 1847। 47 वाला भाग है जो दूसरा संस्करण है, इसके भी 3 भाग हुए हैं और ये ग्रंथ 1871 में प्रकाशित हुआ, जो आप इसके दूसरा संस्करण के 3 भाग हुए। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शिव सिंह सेंगर इतिहास ग्रंथ से, अब इसके इतिहास ग्रंथ का नाम है शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सरोज, बिल्कुल आसान है, याद कर लोगे। 1883 इसका सन पूछा गया। 1883 में ये क्या लिखा गया था? 1003 कवि हैं, 1000 प्लस मान के चलिए, 1000 प्लस इसमें कवि है। इस पद्धति, एक मिनट भाई धैर्य बना के रखें। तो यहाँ देखिए हम पढ़ेंगे कालानुक्रमिक पद्धति, ठीक है। कालानुक्रम पद्धति पढ़ेंगे हम। तो इसमें है कालानुक्रम पद्धति का मतलब है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, कालानुक्रम मतलब समय के अनुसार, काल मतलब समय। अब समय के अनुसार मतलब सन के अनुसार इस पद्धति में कवियों एवं लेखकों का विवरण ऐतिहासिक कालक्रम तिथि क्रम से होता है। मतलब कि ये है जो इतिहास का समय था, मान लीजिए अब 2024 है, ठीक है। फिर 2024 में हमने जो कवियों का वर्णन किया, अब फिर आगे करेंगे 2025 का, फिर 2026 में, ऐसे क्या है ये इस पद्धति का प्रयोग किया गया। अब इस पद्धति का प्रयोग करने वाले कौन थे? तो ये दिया है जॉर्ज ग्रियर्सन। इसके ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अब क्या ये अलग से है, बिल्कुल आपके बिल्कुल रटा पड़ा है, लेकिन जो नए अभ्यर्थी उनको भी मैं साथ लेकर चलती हूँ। देखो यहाँ पर इंग्लिश में नाम आया है और यहाँ भी इंग्लिश में नाम है, ठीक है। अब इसमें बड़ी गड़बड़ होती है, कहीं क्या है 1888 मिलेगा आपको, कहीं 1889 मिलेगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे ज़्यादातर ये सन आपको देखने को मिलता है, ये वाला, लेकिन ये दोनों एक साथ आपको कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आप क्या करना है 1888 और ये दोनों याद कर लेना, क्योंकि भाई क्या है ये मान लीजिए जाए ज़्यादातर तो मैंने 1888 देखा है, तो ये 89 भी कई बार आ जाता है ऑप्शन में। तो इस बात को विशेष ध्यान रखें, ये दोनों ही आपको याद कर लेने हैं, कन्फ्यूज नहीं होना है। इसका प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक रूप में प्रकाशित हुआ। मतलब कि जो मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ लिखा गया, इसका प्रकाशन कहाँ हुआ था? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था। भाई देखो अभी क्या है, मान लीजिए आप कोई कहानी लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो,
कोई ग्रंथ लिख रहे हो, चाहे अपनी आत्मकथा लिख रहे हो, तो आप भी चाहे लोग हमें जाने, कुछ पैसे आए, तो इस तरह से क्या प्रसिद्ध होने के लिए तो पत्रिका में तो छपवाना पड़ेगा ना, प्रकाशित तो करवाना पड़ेगा। आप कितने ग्रंथ लिख लो, अपने घर पे रखो, कौन जानेगा आपको। इन लेखकों को हम तभी तो पढ़ रहे हैं क्योंकि इन्हें प्रकाशन करवाया है। तो हर एक पत्र और पत्रिका का प्रकाशन हुआ है। जो नहीं हो पाई है एक दो उनका विवरण हम पढ़ेंगे। किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य के प्रथम क्रमबद्ध इतिहास माना है। 952 कृतियों का वर्णन है। तो मतलब कि ये पहला ऐसा इतिहास ग्रंथ था जो काल क्रम के अनुसार प्रकाशित हुआ था। और यहाँ आप याद रखेंगे, इसे क्या है, हिंदी साहित्य की नींव भी माना गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास की नींव माना गया है इसे। ये प्रश्न बिल्कुल याद कर लेना, ठीक है। और कृतियों का नहीं, इसमें 952 कवियों का वर्णन है, ठीक है। 952 ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो देखो भाई, बात ये है कि देखो अभी सभी यूट्यूब में कहानी, नाटक, उपन्यास के अब वो बड़े खुश होकर देख भी रहे हैं, बैठती बार बार उन्हीं वीडियो को, और बड़े खुश हो रहे हैं भाई, तैयारी हो रही है। क्योंकि भाई वो क्या है, व्यू के लिए कर रहे हैं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन मेरा मतलब आपको पढ़ाना ये है कि मेरा लक्ष्य ये है कि जो मेरे चैनल से पढ़े, चाहे मेरे चैनल से 10 अभ्यर्थी आए, तो मेरी कोशिश है कि 10 के 10 का चयन होना चाहिए। मैं भी व्यू के लिए वही बना सकती हूँ, एक कहानी, नाटक, उपन्यास। अगर आपका जो जवाब नहीं आया तो फिर मुझे भी वही बना, क्योंकि आप देखना ही पसंद नहीं करोगे तो फिर क्यों, मतलब मैं आप ही के लिए वीडियो बनाती हूँ ना, अपने लिए तो बनाती नहीं हूँ। तो इसलिए मैं आधार को लेकर चल रही हूँ ताकि आपका आधार मजबूत हो। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे स्नेह और सहयोग देंगे। अगर आपका स्नेह और सहयोग मिलता है तो मैं एक क्रमबद्धता बनाए रखूँगी, और अगर नहीं मिलता है तो हम भी कहानी, नाटक, उपन्यास करेंगे भाई, और कर रहे तो और पढ़ा रहे हैं तो ठीक है। तो मुझे समझ गए होंगे आपका रिस्पांस किस प्रकार आता है, तो हम ये क्रमबद्धता हमारी बनी रहेगी। नहीं तो हमें भी क्रमबद्धता फिर तोड़नी पड़ेगी कि अगर आपको कहानी, नाटक, उपन्यास ही देखना पसंद करते हो तो फिर आपकी पसंद के अनुसार ही मैं वीडियो बनाऊंगी। मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधु, देखो ये क्या थे, 3 भाई थे। मिश्र बंधु थे, बंधु मतलब होता है भाई। ये 3 भाई थे, गणेश, श्याम, सुखदेव। गणेश, श्याम, सुखदेव, ये क्या नाम भी पूछा गया है यहाँ, या तो आपको गणपति भी मिल सकता है, ठीक है। तो आप कहोगे मैम गणपति और गणेश तो एक ही होता है, पर्यायवाची, वो पर्यायवाची होता है। नाम, आपके नाम के भी कई पर्यायवाची हैं। मान लीजिए आपका पंकज नाम है और कहे तो भाई कमल नाम, तो आप कहोगे मेरा तो मैम कमल नाम पंकज है, कमल क्यों करे, तो ये कन्फ्यूज नहीं, वहाँ आपको गणपति मिल जाए और आप कहोगे एक ही बात है, ठीक है। इस बात का विषय मजाक कर रही हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है, सीरियस नहीं लेना है। तो मतलब समझाने का तरीका ये, गणेश, श्याम, सुखदेव, ये क्या है, 3 भाई थे। इन्होंने मिलकर, ये तीनों ही मिलकर रचनाएं लिखते थे। देखो इनमें कितना प्यार था, ये रचनाएं तक अपने कैरियर तक साथ लेके चलते थे। जिसमें से आप देखेंगे इनके 4 भाग थे। प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित। ये प्रश्न यहाँ से मैं गारंटी लेती हूँ कि हर परीक्षा में प्रश्न आपको एक नहीं 3-3, 4-4 प्रश्न इस वीडियो से आपको देखने को मिलेंगे। ये इतनी महत्वपूर्ण वीडियो है। तो इसमें आप देखेंगे इसमें 4 भाग थे। प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए। अब 13 अब मैं एक आपको ट्रिक बताती हूँ, ठीक है। अब देखो लास्ट में 3 आया है, लास्ट में 3 आया ना, वैसे 13 है लेकिन 3 पकड़, तो ये क्या थे, 3 भाग प्रकाशित हुए 1913 में। अब चौथा भाग क्या है, 1934 में प्रकाशित हुआ। अब इसकी मैं ट्रिक बताऊं क्योंकि मैं इस तरह ही सोच कर पढ़ती हूँ। तो इसमें क्या है, लास्ट में 4 आया है, तो ये चौथा भाग 4 प्रकाशित हुआ, ठीक है। वैसे कोई मजबूरी नहीं कि मैं बताऊं उस तरीके से याद करो, आप अपने तरीके से भी कर सकते हो। अब इस ग्रंथ में 4591 कवियों का वर्णन मिलता है, लेकिन आपको याद रखना है कई बार इसमें 5000 के लगभग 5000 भी दिए गए। अगर आपको 5000 और ये दोनों इकट्ठे ऑप्शन में मिलते हैं तो आप 4591 लगाओगे, मतलब 4500 प्लस। लेकिन ज़्यादातर ये क्या है ऑप्शन, ये 4 और 4.5 और 5 के बीच में ऑप्शन नहीं मिलते हैं, एक ही मिलेगा, मतलब 2 ऑप्शन कंफ्यूज वाले नहीं मिलते हैं। लगभग हो तो लगभग आए तो 5000 आएगा, मतलब लगभग आएगा तो 5000 आएगा। अगर लगभग नहीं होगा तो कुल 4591 कवियों का वर्णन है। कवियों के नाम पर
14 उपकालों की स्थापना की गई है। डॉक्टर रामकर शर्मा के अनुसार इस प्रथम इतिहास विस्तार को लिखने का श्रेय मिश्र बंधु को ही है। तो ये डॉक्टर रामकर शर्मा नहीं है भाई, वर्मा है। ठीक है, शर्मा नहीं वर्मा, डॉक्टर रामकर वर्मा। मैं आपकी जो टाइपिंग में जो गलती हुई वो भी सुधरवाती हुई चलूँगी। तो एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। मिश्र बंधु क्या है, भाइयों का ये ग्रंथ था। इसके 4 भाग थे। प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए थे। चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। तीनों भाइयों के नाम थे श्याम, सुखदेव, गणेश। 4591 कवियों का वर्णन मिलता है और लगभग पूछा जाए तो लगभग 5000 का। ठीक है, अब है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति के बारे में हम पढ़ेंगे। इस पद्धति में इतिहास लेखक पूर्णतः निरपेक्ष और तटस्थ रहकर संकलन करता है, क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करता है। इसमें क्रमबद्धता एवं तर्कपुष्टता अनिवार्य रूप में होती है। यथा डॉक्टर गणपति गुप्त ने इस इतिहास का वैज्ञानिक इतिहास लिखा। अब आपके कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं बताऊंगी। वैज्ञानिक पद्धति का मतलब होता है जैसे इसमें क्रमबद्धता थी, एक व्यस्तता थी। व्यस्तता मतलब इसमें क्या था, एक जो क्रम, मतलब कि ये नहीं कि उठपटांग कोई झूठा है। जैसे वर्णानुक्रम पद्धति का ये दोष रहा है कि उसमें क्या वर्ण वाले उठा ले, उसमें दोष ही दोष थे, वो सबसे दोषपूर्ण विधि थी। लेकिन वैज्ञानिक पद्धति में क्या है, क्रमबद्धता का भी ध्यान दिया गया था, जो तर्क थी उन पर भी ध्यान दिया गया था। और जो ये इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है, ये लिखा है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने 1965 में लिखा है। अब हम पढ़ेंगे विदेहवादी पद्धति। विदेहवादी पद्धति के वैसे जन्मदाता 3 माने जाते हैं, लेकिन ये क्या थी, मतलब हमारे देश के नहीं थे ये। हमारे देश में आए तो इसमें रामचंद्र शुक्ल आएंगे। रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति का प्रयोग किया। इस पद्धति में 3 भागों में बांटा गया ये पद्धति। ये पूछा जाता है जाति, वातावरण और क्षण, माफ कीजिए, जाति, वातावरण, क्षण, ये इसमें बांटा गया है। और इसका जन्मदाता 3, लेकिन ये हमारे देश के नहीं थे। हमारे देश के जन्मदाता आए तो रामचंद्र शुक्ल आएंगे, और 3 और रामचंद्र शुक्ल दोनों आ जाएं तो आप 3 को लगाओगे, क्योंकि पहले जो शुरुआत 3 ने की थी, 3 का अनुसरण करते हुए किसने, रामचंद्र शुक्ल ने किया था। ठीक है, ये आप देखो, ये हिंदी साहित्य लेखन इस पद्धति का सूत्रपात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास कितना महत्वपूर्ण है ये आप सभी जानते हैं। तो इस पर आप देखेंगे, ये सन 1929 में लिखा गया था और ये नागरी हिंदी शब्द सागर के नाम से छपा था पहले। ये हिंदी शब्द सागर में, जो कि नागरी प्रचारणी सभा में 10 खंडों में प्रकाशित हुआ था। भाई नागरी प्रचारणी सभा थी, वहाँ ये प्रकाशित हुआ था और ये 1929 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, और इन्होंने क्या है, जब ये ग्रंथ प्रकाशित करवाया, ये लिखा, तो इन्होंने मिश्र बंधु विनोद का सहारा लिया था। मतलब उसका जो परिचय था, मतलब उसके आधार पर जो तथ्य थे वहाँ से लिए थे। ठीक है, और इन्होंने कवियों, फिर ये उसके बाद ये हिंदी साहित्य के विकास के नाम से, पहले हिंदी साहित्य शब्द सागर, फिर हिंदी साहित्य का विकास, ये दोनों ये आप नाम याद रखेंगे। वेरी IMP, बहुत महत्वपूर्ण, ये आता ही आता है, आपको याद भी होगा। नहीं याद है तो आज आप इसे याद कर लेंगे। ठीक है, देखेंगे प्रत्येक साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति, वित्तवर्ती नहीं, ये चित्तवृत्ति है। चित्तवृत्ति का मतलब होता है आत्मा का संचित प्रतिबिंब है। ठीक है, आदि से अंत तक इन चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ इनका सामंजस्य बैठाने साहित्य का इतिहास कहलाता है। मतलब ये आ जाए जनता की चित्तवृत्ति आपको लिखा मिल जाए तो समझना ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। और रामचंद्र शुक्ल के कितने कथन महत्वपूर्ण है, हर परीक्षा में कम से कम 2 आते हैं, याद कर लेना। ठीक है, एक वीडियो और पुरानी वीडियो मैं लगाती हूँ ना कम्युनिटी में, वो भी देख लिया करो, वो क्योंकि पाठ्यक्रम बदला नहीं है। जिसको ज़्यादा स्पीड से तैयारी करनी है वो बिल्कुल कर लिया करो, अगर मेरा पसंद आ रहा है पढ़ा हुआ। और ये मैं कहती हूँ, अगर आपको ये इसकी PDF चाहिए UGC नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो मात्र 1499 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपकी चारों ही प्रोसेस 1499 में हो जाएगी। चाहे आपका नेट है, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, इंटरव्यू है। ठीक है, अब है हिंदी साहित्य के इतिहास की अन्य रचनाएं। ठीक है, अन्य रचनाएं में आप देखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की
हिंदी साहित्य की भूमिका। अब हिंदी साहित्य की भूमिका टीजीटी पीजीटी सभी के लिए है। अब क्या है, नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर में इसके सन भी पूछ लिए जाते हैं 1940 में। अब आप क्या करना, भूमिका, मान लीजिए एक महिला का नाम भूमिका है, अब भूमिका कितने साल की हो गई है, 40 साल की हो गई है भूमिका। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, उद्भव कितने साल का हो गया, 1953, मतलब 53 साल का। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। तो ये सारे याद कर लेना। हिंदी साहित्य की भूमिका ये हजारी प्रसाद द्विवेदी 1940, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1953, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तीनों ही रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 है। और ये यहाँ नहीं लिखा, मैं बता देती हूँ कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास था, ये सिर्फ भक्ति काल तक ही लिखा गया था। कहाँ तक, भक्ति काल तक ही इसका विवरण है। ये अधूरा ग्रंथ है और ये अभी तक अधूरा ही है भाई। सभी ने क्या है, अब क्या है, सभी ने जो ग्रंथ है आधे अधूरे थे पूरे किए हैं। चाहे वो पृथ्वीराज रासो जल्लड़ ने किया है, या फिर क्या है उसका है जो उनके मंगलसूत्र उनके पुत्र अमृतलाल ने किया है। तो ये क्या है, अमृतलाल ने, अमृत राय ने पूरा किया। लेकिन भाई ये हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास अभी तक अधूरा है। ये भक्ति काल तक का ही वर्णन इसमें मिलता है और 1938 में ये लिखा गया था। नागरिक प्रचार ने हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास 18 खंडों में और 1961, यानी कितने में वृत्त इतिहास, वृत्त मतलब बड़ा, ये कितने खंडों में, 18 खंडों में और 1961, इसका सन भी याद रखेंगे। डॉक्टर धीरेन्द्र हिंदी साहित्य, डॉक्टर नगेंद्र हिंदी साहित्य का इतिहास रीति काव्य की भूमिका। अब डॉक्टर नगेंद्र का है हिंदी साहित्य का इतिहास रीति काव्य की भूमिका, ठीक है। उसके बाद है मोतीलाल मेनारिया राजस्थानी भाषा। और देखो यहाँ आप एक मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। मोतीलाल मेनारिया है, जहाँ भी राजस्थानी साहित्य मिल जाए, मैंने तो जहाँ तक पढ़ा है, हो सकता है कि कोई मतलब मैंने नहीं पढ़ा, ऐसा तो नहीं है, लेकिन मैं 90% के दावे के साथ कह सकती हूँ, 90% मैंने जहाँ तक पढ़ा है ना, वहाँ आपको राजस्थानी शब्द जहाँ मिलते हैं ना, वो मोतीलाल मेनारिया का ये थे। देखो यहाँ देखेंगे आप, राजस्थानी भाषा और साहित्य, ये मोतीलाल मेनारिया। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा, ये क्या है, ये भी मोतीलाल मेनारिया। अब क्या, राजस्थानी पिंगल साहित्य, 3 हो गए ना। देखो यहाँ भी राजस्थानी है, यहाँ भी राजस्थानी, यहाँ भी राजस्थानी, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हिंदी साहित्य का अतीत है। अब क्या है, इस टाइपिंग वाले ने भाई एक जैसे थोड़ी सी गलती कर रखी है इसने, विश्वनाथ प्रसाद और मिस्र लगाने के बाद अगर इसका थोड़ा सा ऐसे स्पेस दे देता ना तो अच्छा होता। लेकिन आप याद रखेंगे, इतने तो आपने पढ़ा है। हिंदी साहित्य का अतीत क्या है, हिंदी साहित्य का अतीत 1960 है। नलिनी विलोचन शर्मा हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। अब क्या देखो, अब हम किसी के दर्शन करते हैं, मान लीजिए, तो दर्शन करने के लिए भाई नलिन मतलब नैनों का क्या है, नलिन मतलब क्या होता है, जैसे आपके बोलते हैं ना वो आँखें, तो उनका होना बहुत ज़रूरी है। नैन नलिन, तो इनका होना बहुत ज़रूरी होता है। तो दर्शन हम किसके करते भाई, नैनों से करते, तो नलिनी, ठीक है। थोड़ा ऐसे हिंट लगा लिया करो, ठीक है। और अभी है, फिर है परशुराम चतुर्वेदी उत्तरी भारत संत परंपरा। अब क्या है, देखो परशुराम क्या थे भाई, एक संत स्वभाव के थे, एक संत थे परशुराम। तो परशुराम चतुर्वेदी क्या है, संत परंपरा। परशुराम चतुर्वेदी संत परंपरा 2-3 बार पढ़ोगे तब याद होगा। अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो एक बार में, हाँ ये है कि आप ऑप्शन देखने के बाद निशान लगा लोगे, लेकिन आपको अपने जहन में बिठा लेना है, 2-3 बार वीडियो को सुन लेना। और लेकिन कमेंट का जरूर इंतज़ार करूँगी। अगर आपने कमेंट नहीं किया तो कहानी नाटक उपन्यास ही मैं आपको पढ़ाऊँगी, उसमें आप बड़े खुश रहते हो।
सूर्यकांत शास्त्री, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930। अब देखो, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, विवेचन करना मतलब क्या होता है? विवेचन करना, भाई विवेचन करना मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आपको कोई रचना दे दूँ, मैंने आपको कोई रचना दी, भाई ठीक है, इसमें क्या है, आपको चार, आपकी दृष्टि में आपको क्या करना है, 5 बुराइयाँ देखनी है, 5 अच्छाइयाँ देखनी है, ठीक है। लेकिन तब आप उसका क्या है, विवेचन तभी कर पाओगे तब आपने वो ग्रंथ पढ़ा है। और अगर आप वो ग्रंथ नहीं पढ़ोगे, पढ़ने के साथ ये नहीं कि ओरल पढ़ लिया, उसके पढ़ने के साथ साथ उसको समझना भी है। अगर आपने वो पढ़ा है, वो समझा है, तो आप उसमें 5 बुराई 5 अच्छे निकाल लोगे आराम से। क्या पता मैं 5 के उससे ज़्यादा भी आपको विवरण कर सकूँ। तो इसके लिए जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अब इसका क्या लेना देना है ये मैं बताऊंगी। विवेचनात्मक इतिहास, भाई विवेचन वही कर पाएगा जो सूर्य की तरह तपेगा, जो शास्त्री होगा। मतलब कि जो मेहनत में, देखो आप सिलेक्शन चाहते हैं तो भी मेहनत के लिए तपना पड़ता है। तो सूर्य के कहते हैं ना, जो सूर्य की तरह तपते हैं वही निखर कर आते हैं। तो विवेचन करने के लिए सूर्य की तरह आपको तपना पड़ेगा। 1930 बाबू श्याम सुंदर दास, हिंदी भाषा और साहित्य 1930। हिंदी भाषा और साहित्य, हमारे भाषा और साहित्य देखो, जो सुंदर यानी श्याम सुंदर, जो सुंदरता से पढ़ाई करेगा वही क्या भाषा और साहित्य को जानेगा। 1930, ठीक है। अब हम भी देखेंगे, वैसे तो बस अब समाप्त हो ही जाएगा, थोड़ा धैर्य बनाए रखें। डॉक्टर बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। अब क्या है, दूसरा इतिहास देखेंगे। ये भाई मुझे इसमें डाउट लग रहा है, 1996 नहीं होना चाहिए इसका, ये मैं आपको देखकर बताऊंगी। वैसे आप कमेंट करना, ठीक है। इसका सन मुझे याद नहीं आ रहा है, आप कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है, कि ये सही है या गलत है। ये मैं आज आपके लिए होमवर्क देती हूँ ना, डेली मैं आपको होमवर्क देती हूँ, आज ये आपका होमवर्क है, आप मुझे ये कमेंट करके बताओगे, ठीक है। आज ये आपके लिए होमवर्क है। देखो भाई, अब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना कोई छोटी बात तो नहीं है, बच्चों की बात थोड़ी ना। अब मैं बोलूँ आपको, भाई एक इतिहास तो लिख दिया, अब दूसरा एक इतिहास आपने लिख दिया, मान लीजिए आप नोट्स ही बनाने हैं, एक बार तो आपने बोला, फिर मैं कहूँ दोबारा और बनाना, तो आप कहोगे मैडम अच्छी बेवकूफ़ है क्या, तो बच्चों का काम है क्या इतने नोट्स लिखना। तो वही बात है, हिंदी साहित्य का इतिहास, दूसरा इतिहास लिखना कोई बच्चों का काम थोड़ी ना है। तो ऐसे आप याद रखोगे। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य संवेदना का विकास। अब क्या है, देखो संवेदना करना, देखो राम क्या थे, एक संवेदना के दूत थे। संवेदना मतलब वो होता है, जैसे कि मान लीजिए आप कहीं चले गए, कहीं आप ऐसी जगह चले गए जहाँ पर कोई दुखद घटना हुई, तो आप उसमें मतलब ये ऐसे क्या है, उसमें थोड़ा ये संवेदना मतलब कि ऐसी फीलिंग आएगी आपके अंदर, ऐसा महसूस करोगे, आप उस दुख को महसूस करोगे। फिर मान लीजिए आप ऐसी जगह से गए कि मान लीजिए कहीं कहीं एक्सीडेंट वगैरह ऐसा हुआ है, तो आपके देखिए समय, ओहो इतना बुरा हाल हो गया है, भगवान इसको ठीक करना है, इस तरह की संवेदना हम महसूस करते हैं, क्योंकि आपके अंदर हृदय है, ठीक है। फिर आप कहीं शादी वादी में गए तो आप वहाँ बड़े खुश हो रहे, तो वो भी एक संवेदना है। कहना जिंदा रहने के लिए संवेदनाओं का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये संवेदना कौन थी, हमारे राम के पास बड़ी अच्छी संवेदना थी, मतलब कि राम के स्वरूप माने जाए, जो राम के स्वरूप होते हैं, राम के समान होते हैं, वही संवेदना को महसूस करते हैं। संवेदना का विकास। राहुल सांकृत्यायन, हिंदी का लोक साहित्य, हिंदी का लोक साहित्य राहुल सांकृत्यायन, ये कई बार शुद्ध अशुद्ध में पूछ लिया जाता है, ध्यान रखेंगे। एडविन ग्रिप्स, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917। देखो स्केच एडविन ग्रिप्स, तो वैसे तो देखो ये भी अंग्रेजी का नाम है बेबी, लेकिन क्या है एडमिन, इसमें क्या, इन दोनों में काफ़ी कंफ्यूज रहता है विद्यार्थियों को, मैं बताऊंगी आज। देखो पहले ये दोनों पढ़ते हैं हम, ठीक है। FEK हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, FEK हिंदी ऑफ लिटरेचर। अब क्या है एडमिन, भाई जो हमने एडमिन क्या है, एडमिन मतलब जैसे ग्रुप में कोई एडमिन होता है, जैसे मैं हूँ आपके व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन, तो वो क्या है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, वो बिल्कुल सारा जो भी स्केच वगैरह है, यानी जो विवरण है, जो स्केच भी किसको लाना है, किसको बार कर, वो सारा स्केच का जो पूरा एडमिन के पास होता है, ठीक है। अब FEK हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, FEK। अब इसको जो बच गया है उसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, और कोई ट्रिक हो तो आप मुझे भी बताना। कृपा शुक्ल, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास।
अब क्या है, कृपा शंकर, जिसके पास ईश्वर की शंकर की कृपा होगी वही आधुनिक इतिहास लिखेगा, क्योंकि आजकल इतिहास लिखना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पहले के तो बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते थे भी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है। फिर उसके हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, ये क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है। सुमन राज्य संरचना एवं स्वरूप है सुमन राज्य का। विजेंद्र स्नातक का हिंदी साहित्य का इतिहास 1996 है। और ये रामविलास हिंदी साहित्य की संविदा है। देखो रामविलास, अब क्या है, अगर राम ही विलासिता का जीवन जिएगा, विलासिता मतलब भोग विलास का है, जिसमें क्या है आप अपनी इच्छा के अनुसार जो कर रहे हो, ये नहीं कि कोई मर्यादा है या कोई संस्कार है, तो फिर क्या है, इतिहास में समस्या तो आएंगी ही। अब पहले कोई इंसान राम के स्वरूप का है, राम जैसा है, फिर क्या विलासिता जीवन जीने लगा, तो हिंदी साहित्य के इतिहास की तो समस्या आएंगी। नंद दुलारे वाजपेयी, अब नंद मतलब होता है कि जो युवा होता है, ठीक है, और वो क्या युवा कितना 20 साल का है, तो 20वीं शताब्दी लिखा है। डॉक्टर माता प्रसाद हिंदी साहित्य का इतिहास। डॉक्टर गुलाब राय हिंदी साहित्य का सुबोध। तो ये आज मैंने कोशिश की है, 2-3 बार वीडियो को देखोगे अच्छी प्रकार समझ में आ जाएगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क करके मंगवा सकते हैं। एस्टेट की RTGT PGT 999 मात्र और मात्र। पूरे YouTube पर मैं ये गारंटी के साथ कहती हूँ, इतना सस्ता आपको पाठ्यक्रम नहीं मिलेगा। अब आपको ये लगे कि ये क्या, मैंने कोई समझौता नहीं किया, इसमें बिल्कुल ईमानदारी से बनाया है। और जो नेट और UGC नेट असिस्टेंट प्रोफेसर का मात्र 1499 का है, जो आपका नेट का पेपर भी, ऑब्जेक्टिव भी, सब्जेक्टिव इंटरव्यू भी, चारों ही प्रोसेस इनसे हो जाएंगे, ठीक है। और वैसे तो वही सभी कह रहे हैं हम लिखित पेपर की दे रहे हैं, लेकिन वही क्या जोड़कर करवा रहे हैं। जो ये नोट्स, ये नहीं कि जो मैं यहाँ दिए गए ये करवा रही हूँ, इसके अलावा आपको विस्तार से भी मिलेंगे, ठीक है। तो अपना जिसको चाहिए कमेंट करके, मतलब ये है कि क्लासेज आपको यूट्यूब पे मिलेगी, ये सिर्फ आपको PDF मिलेंगी। क्लासेज आपकी सभी की यूट्यूब पर चलती रहेंगी, जिसको अच्छे लगे मंगवा लेना, नहीं लगे तो भाई अपने यूट्यूब पर तो निःशुल्क क्लासेज आप देख ही रहे हो, उसका तो ज़रूर फ़ायदा उठाएं। ये चैनल उन गृहिणियों का है जिसके साथ कोई पैसे का सहारा नहीं है, भाई कोई कमाती नहीं, या कोई घर वाले नोट्स नहीं दिलाते हैं, या फिर ऐसा है कि भाई जिसके पास पैसे का अभाव है, तो ये चैनल सबको साथ लेकर चलता है। अगर PDF के पैसे भी लग रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रकम नहीं है, देखना कम से कम 9-10 हज़ार का बैच बिक रहा है नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर का, ठीक है। लेकिन ये पूरे मतलब यूट्यूब के इतिहास का सबसे सस्ता कोर्स होगा, और कंटेंट आपको पूरा 0 से लेकर 100 तक मिलेगा, ठीक है। और क्लास कैसी लगी कमेंट करोगे तो आगे की वीडियो क्रमबद्धता से डालूंगी। डालने तो मुझे फिर भी है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब में हर वीडियो देखती हूँ, भाई यूट्यूब पे वही कहानी नाटक उपन्यास के इर्द गिर्द घूमते और देखते भी अभ्यर्थी उनको बार बार। उनको ये नहीं है कि भाई हमारी 10 यूनिट है, बाकी यूनिट के पेपर में नहीं आएंगी, 3 यूनिट से आपका पेपर पास नहीं होगा। अपने भले के लिए खुद समझे, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, व्यू के लिए उसमें ज़्यादा व्यू आते हैं। अगर आपने साथ ही नहीं दिया, आपका सहयोग नहीं बना, तो मैं भी कहानी नाटक उपन्यास ही आपको करवाऊंगी। अगर आप चाहते हैं क्रमबद्धता से तैयारी करना, क्योंकि वीडियो मुझे तो देखनी नहीं है, मैं आप ही के लिए डालती हूँ। अगर आप नहीं देखोगे तो फिर मुझे भी वही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको जवाब ज़रूर देना है। कोई भी संशय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। और मैं चाहती हूँ, भगवान से दुआ करती हूँ, इसी भर्ती में आपका चयन हो जाए, और जल्दी मैं आपके साथ लाइव वीडियो बनाऊँगी। मैं सबको बोलती हूँ, क्योंकि अभी मुझे इंतज़ार है आपका चयन का। फिर कहती हूँ जाते जाते संशय है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आज के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।